नमस्कार। चलिए आज भारत की जमीन के नीचे छिपे एक जबरदस्त खजाने की पड़ताल करते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो लाखों साल पुरानी चट्टानों से शुरू होती है और सीधे हमारे भविष्य तक जाती है। तो सवाल ये है कि भारत की जमीन एक छिपा हुआ खजाना आखिर है क्यों? मतलब हमारी धरती के नीचे ऐसा क्या है जिसे हम खनिजों का खजाना कहते हैं? बस इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने निकले हैं। ठीक है, तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी कहानी को समझने के लिए ना उसकी बुनियाद से शुरू करना पड़ता है। और यहाँ हमारी बुनियाद है हमारी धरती के नीचे छिपी वो प्राचीन दौलत। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि खनिज या मिनरल होता क्या है। बहुत ही सीधे शब्दों में ये एक नेचुरल सब्सटेंस है, मतलब एक कुदरती पदार्थ। ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी, यानी जीवों के अंश से बना हुआ या फिर चट्टानों से। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके अपने केमिकल और फिजिकल गुण होते हैं, वही इसकी पहचान है। तो फिर सवाल उठता है, भारत में इतने सारे खनिज हैं क्यों? इसका राज छिपा है भारत की जियोलॉजी में, जो बहुत बहुत पुरानी और स्टेबल है। ज्यादातर जो कीमती खनिज है ना, वो प्री पैलियोजोइक रॉक्स में मिलते हैं। ये आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें होती हैं, मतलब ये वो चट्टानें हैं जो धरती के एकदम शुरुआती दौर में बनी थी। सोचिए, करीब 54 करोड़ साल से भी पहले। यही प्राचीन चट्टानें ही तो असली खजाना है। अच्छा, अब जब ये समझ आ गया है कि खनिज क्या है, तो चलो इनको थोड़ा सॉर्ट करते हैं, इन्हें क्लासिफाई करते हैं। इसे एक फैमिली ट्री की तरह सोचकर देखिए, एक पारिवारिक वृक्ष जहां हर खनिज की अपनी एक अलग ब्रांच है, अपनी एक पहचान है। देखिए, खनिजों को समझना बहुत आसान हो जाता है जब हम उन्हें ऐसे बांटकर देखते हैं। मोटे तौर पर दो मेन फैमिलीज हैं, मेटालिक यानी धात्विक और नॉन मेटालिक यानी अधात्विक। अब मेटालिक फैमिली में भी दो तरह के सदस्य हैं। एक है फेरस, जिनमें लोहा होता है, जैसे आयरन ओर, और दूसरे हैं नॉन फेरस, जिनमें लोहा नहीं होता, जैसे तांबा या बॉक्साइट। और दूसरी तरफ है नॉन मेटालिक फैमिली। इसमें भी दो किस्में हैं, एक ऑर्गेनिक, जो कभी जीवित चीजों से बने थे, जैसे कोयला और पेट्रोलियम, और दूसरे हैं इनऑर्गेनिक, जैसे कि माइका और चूना पत्थर। तो चलिए अब भारत के नक्शे पर नजर डालते हैं। पर यह सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये एक ट्रेजर मैप है, एक खजाने का नक्शा। लेकिन इस नक्शे में एक ट्विस्ट है। ये दिखाता है कि खजाना हर जगह बराबर नहीं बटा हुआ है, कहीं बहुत ज्यादा तो कहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा और बहुत साफ अंतर दिखाई देता है। एक तरफ है हमारा पेनिनसुला प्लेटो, ये पुरानी कठोर चट्टानों से बना है और खनिजों से कह सकते हैं कि लबालब भरा है। और दूसरी तरफ है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, उत्तर भारत के विशाल मैदान। ये नई जलोढ़ मिट्टी से बने हैं और यहाँ इकोनॉमिक मिनरल्स, मतलब आर्थिक रूप से जरूरी खनिज, लगभग हैं ही नहीं। ये सारा का सारा खेल चट्टानों की उम्र और उनके प्रकार का है। तो फिर इस ट्रेजर मैप पर एक्स का निशान कहाँ लगा है? देखिए, कोयले के जो बड़े बड़े भंडार हैं वो दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदी की घाटियों में छिपे हैं। और अगर बात करें पेट्रोलियम की, तो असम, गुजरात और समुद्र के बीच में मुंबई हाय, ये इलाके सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। इससे साफ पता चलता है कि खनिज हर जगह नहीं, बल्कि कुछ खास जगहों पर ही कॉन्सेंट्रेट हुए हैं। ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना, कि हमारे पास इतना बड़ा खजाना है। पर हर अच्छी कहानी की तरह यहाँ भी कुछ पेच हैं, कुछ चुनौतियां हैं, और इनको समझना बहुत जरूरी है। और यहीं पर सामने आती है पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती। इसे हम मिनरल पैराडॉक्स कह सकते हैं। ये बेसिकली क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी की कहानी है। तो फंडा ये है कि कुदरत में एक तरह का बैलेंस है। अगर किसी मिनरल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब वो बहुत प्योर है, तो आमतौर पर उसकी क्वांटिटी कम मिलेगी। और वहीं अगर कोई मिनरल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, तो अक्सर उसकी क्वालिटी थोड़ी कम होती है। ये एक ट्रेड ऑफ है। खनन के दौरान हमेशा इस चीज का सामना करना पड़ता है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो हिस्सा जो सीधे सीधे हमारे भविष्य से जुड़ा है। ये इन खजानों के सीमित होने की कहानी है और एक टिक टिक करती घड़ी की तरह है। ये एक बहुत सीधी और शायद थोड़ी डराने वाली सच्चाई है। खनिज एग्जॉस्टेबल होते हैं, मतलब वो खत्म हो जाते हैं, ये दोबारा उगते नहीं हैं। एक बार इस्तेमाल हो गए मतलब हमेशा के लिए खत्म। ये एक लाइन है, नो सेकंड क्रॉप। इसकी दूसरी फसल नहीं होती।
सोचिए कितना गहरा मतलब है इसका। किसान तो हर साल नई फसल उगा सकता है, लेकिन हम खनिजों की नई फसल नहीं उगा सकते। एक बार खदान खाली हुई तो वो हमेशा के लिए खाली हो गई। दैट्स इट। और ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि ऐसा क्यों है। किसी एक खनिज को बनने में ना लाखों साल लगते हैं। ये एक बहुत ही धीमी जियोलॉजिकल प्रोसेस है। दूसरी तरफ हम इंसान हैं जो कुछ ही सालों में उन सारे खजानों को निकाल लेते हैं जिसे प्रकृति ने लाखों साल लगाकर बनाया है। इनकी भरपाई हमारे लाइफ टाइम में तो इम्पॉसिबल है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? देखिए, 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, ये मानना कि ये संसाधन लिमिटेड हैं, फाइनाइट हैं। दूसरा, इनके समझदारी से इस्तेमाल की प्लानिंग करना। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, इन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखना, कंजर्व करना। चलिए एक हैरान कर देने वाले फैक्ट से शुरू करते हैं। कहते हैं कि अगर मंगलुरु से कानपुर तक एक सीधी लाइन खींचे तो भारत के ज्यादातर बड़े मिनरल्स उसी लाइन के पूरब में मिलते हैं। ये तो एक पहेली जैसा लगता है ना। आखिर इस लाइन के एक तरफ ऐसा क्या है? तो सवाल उठता है क्यों? आखिर ऐसा क्या है देश के इस एक हिस्से में? इस क्यों का जवाब भारत की जमीन की लाखों साल पुरानी कहानी में छिपा है। चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। और इसका जवाब है पेनिनसुलर प्लेटो, यानी हमारा प्रायद्वीपीय पठार। ये भारत का सबसे पुराना जमीनी हिस्सा है जो अरबों साल पुरानी, बहुत ही कठोर क्रिस्टल वाली चट्टानों से बना है। और यही चट्टानें हैं भारत के मिनरल वेल्थ का असली खजाना। तो क्यों का जवाब तो हमें मिल गया। अब चलते हैं कहाँ की तरफ। हम भारत की जो मेन मिनरल बेल्ट्स हैं उनकी एक यात्रा पर निकलेंगे और देखेंगे कि कौन सा खजाना कहाँ छिपा है। गहराई में जाने से पहले जरा इस मैप पर एक नजर डालते हैं। भारत में मोटे तौर पर 3 मिनरल बेल्ट्स हैं। एक है नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट जो लोहा और कोयले का गढ़ है। दूसरी है साउथ वेस्टर्न बेल्ट जो अपने हाई ग्रेड लोहे के लिए जानी जाती है। और तीसरी नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट जहां कॉपर से लेकर नमक तक मिलता है। ये हमारी आज की यात्रा का रोड मैप है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी बेल्ट से, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो बेल्ट। ये बेल्ट सच कहूं तो देश का पावर हाउस है। इस एक ही इलाके में आपको आयरन और कोयला, मैंगनीज, बॉक्साइट क्या नहीं मिलता। तो जमशेदपुर और राउरकेला जैसे बड़े बड़े स्टील प्लांट यही क्यों है? इसकी रेसिपी बड़ी सिंपल है। स्टील बनाने के लिए लोहा चाहिए, उसे गलाने के लिए कोयला चाहिए और इस सब के लिए पानी और लेबर चाहिए। इस इलाके में ये सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाती हैं। अब जरा इन दोनों बेल्ट्स को कंपेयर करके देखते हैं तो पूरी कहानी साफ हो जाती है। साउथ वेस्टर्न बेल्ट मतलब कर्नाटक गोवा वाले इलाके में दुनिया का बेहतरीन लोहा तो है, पर स्टील बनाने के लिए जो कोयला चाहिए वो वहां नहीं है। और बस यही एक चीज सारा फर्क पैदा कर देती है। चलिए अब गाड़ी घुमाते हैं पश्चिम की तरफ, अरावली बेल्ट की ओर। यहाँ की कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ कॉपर और जिंक जैसे मेटल्स तो हैं, पर इसकी असली पहचान है बिल्डिंग स्टोन्स जैसे संगमरमर और सैंडस्टोन। और सबसे जरूरी, नमक। और जैसे ही हम नमक की बात करते हैं, इतिहास का एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए गुजरात के इसी समुद्री तट को क्यों चुना? ये कोई इत्तेफाक नहीं था। इसका जवाब सीधा सीधा यहाँ की ज्योग्राफी में ही छिपा है, क्योंकि ये इलाका कुदरती तौर पर नमक बनाने का सेंटर था। इसलिए अंग्रेजों के नमक टैक्स का विरोध करने के लिए इससे ज्यादा पावरफुल और सिंबॉलिक जगह कोई और हो ही नहीं सकती थी। अच्छा, अब फटाफट एक नज़र आखिरी बेल्ट यानी हिमालयन बेल्ट पर भी डाल लेते हैं। जियोलॉजिकली ये एक बहुत ही नई बनावट है, इसलिए यहाँ मिनरल्स बिखरे हुए मिलते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत ही कीमती एनर्जी रिसोर्स है, असम की घाटी में मिलने वाला पेट्रोलियम। तो हमने अलग अलग बेल्ट्स को तो समझ लिया। अब जरा कुछ खास खनिजों की बात करते हैं जो इंडिया की इंडस्ट्रियल बैकबोन है। और शुरुआत करेंगे फेरस मिनरल्स यानी लौह खनिजों से। सबसे पहले बात करते हैं आयरन ओर की, यानी लौह अयस्क की। ये तो किसी भी इंडस्ट्री की आप कह सकते हैं बुनियाद है। भारत में हेमाटाइट और मैग्नेटाइट दोनों ही बहुत अच्छी क्वालिटी के आयरन ओर मिलते हैं, और यही कारण है कि दुनिया भर में इंडियन आयरन की इतनी डिमांड है। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये एक बड़ी ही चौंकाने वाली बात बताता है। भारत का लगभग सारा मतलब 95% आयरन ओर बस 4 राज्यों में है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। जरा सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि देश की पूरी इंडस्ट्रियल ताकत बस इन मुट्ठी भर इलाकों पर टिकी हुई है।
अब आते हैं मैंगनीज पर। मैंगनीज को आप आयरन का सबसे अच्छा दोस्त मान सकते हैं। इसके बिना आप मजबूत स्टील बना ही नहीं सकते, और इसके जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं मध्य प्रदेश और ओडिशा। और यहीं पर एक और मजेदार जियोलॉजिकल पहेली सामने आती है। ऐसा क्यों है कि उड़ीसा में जहां लोहा मिलता है, मैंगनीज भी अक्सर उसी के आसपास पाया जाता है? क्या यह महज एक इत्तेफाक है? जी नहीं, इसका राज भी इनकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री में ही है। ये दोनों मिनरल्स एक ही बहुत पुरानी चट्टानी सिस्टम में, जिसे धारवाड़ सिस्टम कहते हैं, एक साथ बने थे। इसलिए जहां एक मिलता है वहां दूसरा भी मिल जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये जियोलॉजिकल ट्विन्स हैं। अच्छा, लोहे और उसके दोस्तों की बात तो हो गई। अब जरा दो ऐसे नॉन फेरस मेटल्स की बात करते हैं जो आज की दुनिया में बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात बॉक्साइट की, जिससे हमारी रोज की जिंदगी का जरूरी मेटल एल्यूमिनियम बनता है। ये खास तरह की लेटेराइट मिट्टी में बनता है जो पठारों के ऊपर मिलती है। और कमाल की बात देखिए, ओडिशा यहां भी टॉपर है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। और दूसरा है कॉपर यानी तांबा। बिजली के तार से लेकर हमारे फोन के चिप्स तक आज के हमारी दुनिया इसके बिना चल ही नहीं सकती। भारत में इसके बड़े भंडार झारखंड के सिंहभूम, मध्य प्रदेश के बालाघाट और राजस्थान के अलवर झुंझुनू इलाकों में है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे खनिज से जिसका नाम शायद आपने ज्यादा सुना भी ना हो, लेकिन मजे की बात यह है कि इसके बिना आपके हाथ में जो फोन है या जो लैपटॉप आप इस्तेमाल करते हैं वो शायद बन ही नहीं पाते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभ्रक यानी माइका की। ये तो समझिए हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का एक गुमनाम हीरो है। तो सवाल ये उठता है कि ये जरूरी खनिज मिलता कहाँ है भारत में। देखिए, मुख्य तौर पर 3 बड़ी बेल्ट्स हैं। एक है झारखंड में हजारीबाग वाली बेल्ट, दूसरी है आंध्र प्रदेश की नेल्लौर बेल्ट, और यहाँ का माइका तो बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है, और तीसरी राजस्थान में जयपुर से भीलवाड़ा तक। अच्छा, ये खनिज तो हमारे डिवाइस बना देते हैं, पर इन डिवाइस को चलाने के लिए जो पावर चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो कहाँ से आती है? चलिए अब आते हैं ऊर्जा के उन सोर्सेस पर जो हमारे पावर हाउस हैं, मतलब परंपरागत स्रोत। ये वो इंजन है जो दशकों से हमारे देश को चला रहे हैं, लेकिन यही आज का इंजन कल की सबसे बड़ी चुनौती भी है। अब देखिए, एनर्जी के सोर्सेस को हम 2 टीमों में बांट सकते हैं समझने के लिए। पहली टीम है पारंपरिक यानी कन्वेंशनल एनर्जी की। इसमें आते हैं कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये वो हैं जो एक दिन खत्म हो जाएंगे। और दूसरी टीम है गैर पारंपरिक यानी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की। इसमें है सूरज की रोशनी, हवा यानी सोलर और विंड एनर्जी। ये रिन्यूएबल हैं, मतलब ये कभी खत्म नहीं होंगे, और यही फर्क सबसे जरूरी है। अगर हम भारत की बात करें तो हमारी एनर्जी का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा कोयले पर निर्भर है। पता है, हमारे यहाँ जो कुल कोयला है उसका लगभग 80% गोंडवाना कोयला है। फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में टर्शरी कोयला भी मिलता है। और हाँ, लिग्नाइट के बड़े भंडार तमिलनाडु और गुजरात में हैं। खासतौर पर दामोदर घाटी वाला इलाका तो बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि वहाँ कोयले की मोटी मोटी परतें हैं और उन्हें निकालना भी आसान है, इसीलिए वो देश का एक बड़ा एनर्जी हब है। कोयले के बाद आता है पेट्रोलियम, और इसे लिक्विड गोल्ड यानी तरल सोना कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। सोचिए, हमारी पूरी इकोनॉमी, हमारा ट्रांसपोर्ट, सब कुछ इसी पर तो टिका है। ये एक तरह से हमारी लाइफलाइन है। और इस लिक्विड गोल्ड को ढूंढने की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 1956 में ONGC बना ताकि इस खोज को बड़े स्केल पर किया जा सके। और फिर आया साल 1973 जब मुंबई हाई मिला। ये एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसने भारत के अपने तेल उत्पादन को जबरदस्त बूस्ट दी। पेट्रोल के साथ साथ नेचुरल गैस भी उतनी ही काम की चीज है। ये सिर्फ बिजली नहीं बनाती। सोचिए, खेतों के लिए खाद बनाने वाली इंडस्ट्री, हमारी गाड़ियों में डलने वाली CNG, और तो और हमारे घरों में खाना पकाने वाली PNG, सब नेचुरल गैस से ही तो चलती हैं। मतलब कितना वर्सेटाइल फ्यूल है ये। तो ये तो थी कहानी पारंपरिक स्रोतों की, पर अब वक्त है आगे बढ़ने का, एक नए और उम्मीद से भरे भविष्य की तरफ देखने का। चलिए अब दरवाजा खोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की दुनिया का। यही भारत के भविष्य की चाबी है। रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे पहले जिसका नाम आता है वो है सोलर एनर्जी, मतलब सूरज की ताकत। एक टेक्नोलॉजी है फोटोवोल्टिक, जिससे हम धूप को सीधे बिजली में बदल सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है, हमारे देश में गुजरात और राजस्थान जैसे राज्य हैं जहां धूप की कोई कमी नहीं। यहां सोलर पावर का इतना पोटेंशियल है कि ये राज्य इस मामले में लीडर बन सकते हैं।
और ये बात आपको इस चार्ट में साफ साफ दिखेगी। जरा देखिए, राजस्थान और गुजरात वाली बार नेशनल एवरेज से कितनी कितनी ऊपर है। ये दिखाता है कि भारत को सोलर पावर सुपर पावर बनाने में इन राज्यों का रोल कितना बड़ा होने वाला है। सूरज के बाद अब बात करते हैं हवा की ताकत की, यानी विंड एनर्जी। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये वो राज्य हैं जो विंड एनर्जी प्रोडक्शन में सबसे आगे हैं। आपने वो बड़ी बड़ी पवन चक्कियां देखी होंगी, वो लगातार घूमकर हमारे लिए क्लीन एनर्जी बना रही हैं। अच्छा, एक और पावरफुल नॉन कन्वेंशनल सोर्स है न्यूक्लियर एनर्जी। इसके लिए फ्यूल चाहिए होता है यूरेनियम और थोरियम, और अच्छी बात यह है कि ये हमारे देश में मिलते हैं। तारापुर, कलपक्कम, कैगा, ये वो बड़े प्लांट्स हैं जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, और भी नए नए इनोवेटिव तरीके खोजे जा रहे हैं। जैसे हिमाचल के मणिकरण में जमीन के अंदर की गर्मी से बिजली बनाना, इसे कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। या फिर दिल्ली के ओखला में शहर के कचरे से बायो एनर्जी बनाना। कमाल है। तो हमने दोनों तरह के एनर्जी सोर्सेज देख लिए, पारंपरिक भी और गैर पारंपरिक भी। अब इन सब को मिलाकर एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। हम जानते हैं कि हमारे पारंपरिक संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोल, ये लिमिटेड हैं। तो फिर एक सस्टेनेबल भविष्य के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो? और इसी बड़े सवाल का एक शब्द में जवाब है संरक्षण, यानी कंजर्वेशन। और ये सिर्फ एक किताबी बात नहीं है, ये एक असल एक्शन लेने वाली स्ट्रैटेजी है हमारे देश के भविष्य को बचाने के लिए। तो हमें ये करना क्यों है? क्यों है ये संरक्षण इतना जरूरी? सीधी सी बात है, इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रिसोर्सेज बचें और वो भी तरक्की कर सकें। और दूसरा, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए। आखिर इसी पर तो हम सब टिके हैं। ठीक है, पर सवाल है कि इसे करें कैसे? तो इसके लिए एक सीधा साधा 4 सूत्रीय प्लान है। स्टेप 1, रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देना। स्टेप 2, ऐसे सब्स्टिट्यूट्स यानी विकल्पों का इस्तेमाल बढ़ाना जो सस्टेनेबल हों। स्टेप 3, जो मिनरल्स हमारे पास कम हैं उनका एक्सपोर्ट कम करना। और स्टेप 4, जो कि सबसे जरूरी है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेजी से शिफ्ट होना। और इन सभी कदमों का, इस पूरी मेहनत का एक ही बड़ा मकसद है, देश के लिए लॉन्ग टर्म रिसोर्स सिक्योरिटी हासिल करना। मतलब ये पक्का करना कि भविष्य में हमारी ग्रोथ, हमारी तरक्की रिसोर्सेज की कमी की वजह से कभी ना रुके। तो इस चर्चा के आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। सोचिएगा जरूर, जैसे हमारी पीढ़ी के लिए लिक्विड गोल्ड पेट्रोलियम था, तो आने वाली पीढ़ी का लिक्विड गोल्ड क्या होगा? क्या वो सूरज की रोशनी होगी, या हवा की ताकत, या फिर कुछ और? इसका जवाब भविष्य ही देगा। और हाँ, अगर ये पूरी बातचीत, ये विश्लेषण आपको वाकई काम का लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी और का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है। पढ़ते रहिए और समझते रहिए।